Assalamu alaikum, medical physics students. The topic which we discuss today is reflection, refraction, and total internal reflection. So these are the very short topics. So that's why in today's lecture we will discuss these three topics: reflection, refraction, and total internal reflection. First topic, reflection. The first thing which you all need to remember is that refraction always takes place in a plane mirror, because plane mirror is a surface, is a smooth or shiny surface, and reflection is what? Reflection is the bouncing back of light towards the source, is or the reflection is the bouncing back of light after striking through any shiny surface. यानी जब किसी shiny surface पे light टकराती है ना, तो जो एंगल बना के light टकराती है shiny surface पे, उतना ही एंगल बना के वापस आ जाती है लाइट. तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन कहलाता है, which is the bouncing back of light after striking the shiny surface, and the shiny surface is called plane mirror. So as you all see on the screen that the ray which strikes the plane mirror is called incident ray, and the incident ray always form an angle with the normal. Normal is always perpendicular to the plane mirror. Normal हमेशा perpendicular होगा, और जो angle incident ray form करेगी, that angle is called angle of incidence. And after striking to the plane mirror, the incident ray reflected with the same angle. So the ray which comes or emerges out after striking the plane mirror is called reflected ray, and the angle which reflected ray forms with normal is called angle of reflection. So there are two laws of reflection. The first point is that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So beta, this is the very basic condition for reflection. अगर रिफ्लेक्शन चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों को हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रखना है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा, तो आपके पास कह लें कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. सेकंड पॉइंट क्या है कि आप क्लियरली ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, और एक प्लेन मिरर जो है इस पर ही आपके पास इंसिडेंट रे लाई कर रही है, नॉर्मल लाई कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रही है. तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सही है. ये तीनों की तीनों रेज जो हैं, ये तीनों की तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और वो प्लेन क्या है? प्लेन मिरर. सो ये जो है दो पॉइंट्स हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की. अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन. सो बेटा, रिफ्रैक्शन इज जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज व्हेन अ लाइट बीम enters from one medium to another medium, then there is a change in the speed of the light. लाइट की स्पीड में चेंज आता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, और जब स्पीड चेंज होती है ना लाइट की, तो लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है. जब वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो लाइट क्या करती है स्टूडेंट्स? अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट कर जाती है, या ओरिजिनल रास्ते से भटक जाती है, या ओरिजिनल रास्ते से बेंड कर जाती है. सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, एंड द मीडियम इज इन फॉर्म ऑफ ग्लास, एयर और वाटर. सो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट फिगर 1 है, इसमें आप देखें द लाइट इज स्ट्रेट पासिंग थ्रू एयर इनटू द ग्लास ब्लॉक, और आप यहाँ पे क्लियरली ये देखें द लाइट इज नॉट फॉर्मिंग एनी एंगल विद द नॉर्मल. इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है. व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, देन द लाइट डज नॉट बेंड आफ्टर इंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. लाइट बैंड उस वक्त होगी कि जब आप कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बना के लाइट को पास करवा रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो लाइट की स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी और लाइट बेंड हो जाएगी. लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल जीरो है, तो लाइट जो है वो कभी भी बेंड नहीं होगी. द रे विल पास स्ट्रेट थ्रू दी मीडियम. वो एयर से आएगी ट्रेवल करती हुई, और सीधे ग्लास ब्लॉक में एंटर होगी, एंड विदाउट एनी बेंडिंग स्ट्रेट पास कर जाएगी. लेकिन अगर हम फिगर 2 को देखें, सो इन फिगर 2 द रे इज इंसिडेंट बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाकर रे इंसिडेंट हुई और एयर से मूव करके जैसे ही ग्लास ब्लॉक की सरफेस से अंदर इंटर हुई, तो आप देख सकते हैं कि इसने स्ट्रेट पास करना था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल रास्ते से क्या कर गई स्टूडेंट्स? डेविएट कर गई, और डेविएट करके रिफ्रैक्ट हो गई. तो ये जब डेविएट कर गई ना, तो जो नई रे जो बन गई है अब ग्लास ब्लॉक के अंदर, ये नई रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड लाइट रे. और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
और बेटा यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो मीडियम होता है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम में डेंसिटी का डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, सो इन दिस केस द एयर इज लेस डेंस मीडियम एंड द ग्लास ब्लॉक इज द डेंसर मीडियम। तो आपने ये बात क्लियरली याद रखनी है कि जब लाइट लेस डेंस मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और जब लाइट लेस डेंस मीडियम यानी ग्लास से डेंस जब लाइट डेंसर मीडियम यानी ग्लास से लेस डेंस मीडियम एयर में इंटर होगी तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, व्हेन द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम लेस डेंस मीडियम टू द डेंसर मीडियम then it always bends towards the normal, but when a light ray enters from glass block to the air, or in other words we can say that when the light ray is entering from denser medium to less dense medium, then it always bends away from the normal, हमेशा away from the normal bend होगी। तो अभी इस डायग्राम में फिगर 2 में आपने देखा कि इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट हुई एट द सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, and when they enter the glass block, when upon entering the glass block the incident ray deviates from its original path and a refracted ray is obtained which makes an angle of refraction with the normal, and again when the light enters from glass block to the air, so it gets refracted or it again gets bent। और अगर आप देखें तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट ग्लास ब्लॉक से एयर में एंटर हुई, सो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से क्या कर गई, अवे बेंड कर गई। सही है, तो आप देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जब लाइट में सेकंड बार रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बिकॉज द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Why? Because the light in case of second refraction, the light is entering from glass block to air block. Glass block is denser medium and air is less dense medium. So ये सिंपल सा कह लें कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट इंटर होती है ना स्टूडेंट्स, सो देयर इज द चेंज ऑफ स्पीड, देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट एंड ऑल्सो देयर इज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एंड दिस चेंज bends the light or deviates the light from its original path, and this effect is called, or this process of bending is called refraction. Now the next topic is loss of refraction. There are two laws of refraction. The first is the same as we studied in laws of reflection. The second point of the law of reflection and the first point of the law of refraction, both are same. Incident ray, normal ray and refracted ray all lie on the same plane. The second point is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. And the second point is also called Snell's law. Laws of refraction का जो second point है वो कहता है कि अगर आप angle of incidence का sin लेंगे और उसे divide करवाएंगे sin of angle of refraction से, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर एक constant value आएगी. And this second point is also called Snell's law. Now the refractive index. The refractive index is defined as, or simply defined as, the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in medium. And in the vacuum the speed of light is constant, which is 3.0 exponential 8 meter per second. तो जब आपको वैक्यूम में लाइट की स्पीड गिवन हो और आपको मीडियम में लाइट की स्पीड दे दी जाए, मीडियम लाइक एयर, ग्लास, वाटर, प्लास्टिक, तो आप हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को जब डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस इज द फर्स्ट वे, or this is the first formula for calculating refractive index. The second formula is that when the light enters from less dense medium to denser medium, then we use the formula for calculation of refractive index, which is sin I over sin r, and refractive index is always shown by a symbol n. स्मॉल n से शो करते हैं, और जब लाइट लेस डेंस से डेंसर मीडियम में एंटर होगी, देन द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन विल बी sin I over sin r. But when the light enters from denser medium to less dense medium, then the formula will be reversed and become n is equal to sin r over sin I. तो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करा. क्यों? क्योंकि भाई लाइट के इंटर होने का जो मीडियम थे वो भी तो रिवर्स हो गए ना, इसलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दिया. सो ये तीन फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के. एक और फॉर्मूला होता है, टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं.
जो रिमेनिंग फॉर्मूला है वो हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लेंगे. सो yet these are the three formulas which we use for the calculation of refractive index. Light absorption. स्टूडेंट्स, लाइट एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मैटर क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है. जैसे अगर मैं एटम की बात करूं ना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे कि एक एटम जिसको कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में. लेकिन जैसे ही आप एटम पे लाइट को या फोटोन को फॉल करवाते हैं, तो एटम के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी. द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट और फोटोन. तो जब एनर्जी बढ़ना शुरू होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन की खूबी है कि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी बढ़ती है ना, तो वो क्या करता है, अपने जिस एनर्जी लेवल में मौजूद है उस एनर्जी लेवल से ऊपर एक एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. हम कहेंगे कि इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. यानी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी मिलने के बाद एक्साइटेड हो जाता है और वो क्या करता है, अपने इनिशियल स्टेट से जंप करके एक स्टेट ऊपर चला जाता है. तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हुई. लाइट इज द फोटोन. फोटोन एब्जॉर्ब किया एक न्यूट्रल एटम ने. जब एक न्यूट्रल एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, सही है, क्योंकि ये जो फोटोन होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. जब उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन थे, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जाइज. और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुआ, देन द इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू द अपर शेल. अपर शेल में जंप कर गया. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू एन एक्साइटेड स्टेट. अगर आपके वेव ऑफ लाइट जब हिट करती है मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छा सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं. यानी जो जिस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन की. और फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको अपने वाइब्रेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. और जब वो वाइब्रेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू गो इनटू एन एक्साइटेड स्टेट. और वो जंप करके एक अपर शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हायर शेल में या हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं. तो अगर हम लाइट एब्जॉर्प्शन और मैटर को कह लें कि एक दूसरे से रिलेट करें, तो हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. सही है. और जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट कहलाता है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं. जब वो फोटोन या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होता है, यानी उनकी एनर्जी बढ़ जाती है. एंड दे जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल. क्यों, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड हुए हुए होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी क्वांटाइज्ड हुए हुए होते हैं. कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो एक शेल अप चला जाएगा, अगर एनर्जी लो होगी तो वो क्या करेगा, एक शेल डाउन आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा सेम होती है टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट. यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी में से जब आप फर्स्ट लेवल की एनर्जी को माइनस करेंगे, सही है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करेंगे, तो जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो असल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन्स जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे गेट्स प्रोमोटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे गो इनटू एन एक्साइटेड स्टेट. सो होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो एक्साइट हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई अब वो उनके पास एनर्जी ज्यादा आ गई. अब वो चाहता है इलेक्ट्रॉन के, यार अब मैं किसी ऐसे शेल में जाऊं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जो मेरे एनर्जी लेवल को सूट करती हो. सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर शेल में चला जाता है. लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रह पाता. इलेक्ट्रॉन अगेन क्या करता है, उस एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. तो उसकी एनर्जी दोबारा अपने ओरिजिनल लेवल पे आती है. जैसे ही एनर्जी लोअर अपने ओरिजिनल लेवल पर आती है एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन अगेन फॉल बैक टू इट्स इनिशियल और लोअर एनर्जी लेवल. अगेन इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में गिर जाता है जहां पे वो पहले से मौजूद था. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को इमिट करता है हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद, तो वो इस एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और ये जो बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं ना, ये फोटॉन्स कहलाते हैं. सही है. तो जो फोटॉन्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वो हमेशा बराबर होती है साइज ऑफ द जंप द इलेक्ट्रॉन हैड टू मेक इन द फर्स्ट प्लेस. यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है. सही है.
तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका साइज और जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनटू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दोनों का साइज एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा अपने हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। इट मींस दे गो इनटू एन एक्साइटेड स्टेट बट दे डू नॉट रिमेन और दे डोंट लाइक being in an excited state, so they again emitted out the energy which they absorb in the form of high energy photons, and when they emitted out the energy, their energy level becomes low and they again fall back to their original energy level, अपने original energy level में गिर जाता है इलेक्ट्रॉन वापस। The next topic is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एग्जांपल नजर आ रही है। देयर इज अ सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक और एक रे जो है वो इंसिडेंट हुई, सही है। अब रे जो है वो ग्लास ब्लॉक के अंदर इंटर हुई और जहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा है वहां पे रे ने जाके स्ट्राइक किया एंड द इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल। तो अब क्या हुआ, रे जो है वो ग्लास ब्लॉक से जब बाहर एयर में निकली तो क्या हुआ, डेंसर मीडियम से लेस डेंस में जा रही है। सो वी ऑल नो दैट व्हेन अ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम देन इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम दी और इट ऑलवेज डेविएट्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इसीलिए लाइट क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया, नॉर्मल से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस इंसिडेंट रे को मजीद क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा रहे हैं, यानी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और दिया। अब जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया ना, तो हमने ये देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो क्या कर गई, वो एयर और ग्लास की बाउंड्री पे आ गई। यानी रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल से वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो आपने याद रखना है एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कि अब आपने क्या किया, आपने मजीद जो है अपनी इंसिडेंट रे को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया। नाउ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो अब क्या होगा, कोई रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रे जो है वापस उसी ही डेंसर मीडियम में जिसमें वो इंसिडेंट हो रही थी उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी जिस डेंसर मीडियम में लाइट मूव कर रही है उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होना लाइट का, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड द बेसिक कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट the angle of incidence must be greater than the critical angle, because once the angle of incidence becomes greater than the critical angle, then the incident ray does not gets refracted, it always reflect back in that denser medium, सही है, इन द सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी लाइट, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। So the basic condition for total internal reflection is that the angle of incidence is greater than critical angle. So there are some applications. The first is periscope. In the periscope, there are two prisms present. So you all clearly see on the screen that a light from an object enters the periscope, and when the light enters the periscope, it strikes the inclined surface of the prism, and when the light gets strike the inclined surface of the prism, it reflects back in the same denser medium। यानी प्रिज्म के अंदर ही देखो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर सेकंड प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इंक्लाइंड सरफेस पर, इस पॉइंट पे इस लाइट रे ने, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था वो क्रिटिकल एंगल से क्या था, प्रिज्म के ज्यादा था। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो डेंसर मीडियम के अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर जाके अगेन दूसरे प्रिज्म पे स्ट्राइक किया, तो फिर अगेन क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो वो उसी प्रिज्म के अंदर ही क्या कर गई, लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट कर गई। तो यही होता है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड द बेसिक कंडीशन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। The second example is the bicycle reflectors. आप clearly देखें कि when the light is entering the bicycle reflector, so the incident ray gets strike on the inclined surface of the reflector, and the angle of incidence becomes greater than the critical angle, so the light reflects back in the same medium। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर दूसरी इंक्लाइंड सरफेस पे टकराई लाइट,
और उस सरफेस पे टकराई तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, देन इट अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम और फिर बाहर निकल गई लाइट। तो आपने ये देखा लाइट दो बार जो है वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई इनसाइड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो दिस प्रोसेस is called total internal reflection, and the main reason for total internal reflection is that the point at which the incident ray strikes, at that point the angle of incidence becomes greater than the critical angle. That's why the light reflects back in the same optically denser medium. उसी same medium में reflect back हो रही है भाई लाइट, क्योंकि ये जो दो पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है ना, आपको जो स्क्रीन पे दो पॉइंट स्टूडेंट्स नजर जो आ रहे हैं दो पॉइंट, तो इन दो पॉइंट्स पर जो लाइट ने स्ट्राइक करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दैट्स व्हाई लाइट जो है इसी सेम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम when an angle of incidence is greater than critical angle is called total internal. Now the third example is prism binoculars. सही है, binoculars we are using binoculars for seeing the distant objects. तो binoculars जो है इसके अंदर भी दो प्रिज्म इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे ही पहले प्रिज्म में ऑब्जेक्ट से आने वाली रे इंटर होती है, तो सेकंड डायग्राम में आपके पास जिस पॉइंट पे जिस सरफेस पे रे स्ट्राइक कर रही है, उस सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है रे ने नॉर्मल से, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो लाइट रे जो है थर्ड सरफेस में, थर्ड डायग्राम में अगर आप देखें तो लाइट रे जो है उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई और छोटे प्रिज्म की इंक्लाइंड सरफेस पे जाके स्ट्राइक किया। देन अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो उसी छोटे प्रिज्म के अंदर ही लाइट अगेन रिफ्लेक्ट बैक हुई और आपकी आंखों में जो है ना, यानी कह लें कि आ गई। तो आप देख रहे हैं दो बार प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, सही है। तो दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड दिस रिफ्लेक्शन अकर्स at an angle of incidence which is greater than critical angle. The main example of total internal reflection which we use is optical fibers, because in optical fibers we transmitted a high amount of data in the form of light, and the data is traveling in the form of light by total internal reflection at the fastest speed. ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज्यादा बिग डाटा को इन द फॉर्म ऑफ लाइट मूव करवाते हैं एट द वेरी हाई स्पीड, और एट द स्पीड ऑफ लाइट डाटा मूव करता है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको थर्ड डायग्राम में नजर आ रहा है कि लाइट रे जो है वो इंटर हुई फाइबर के अंदर और उसने पहले पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। तो लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के मीडियम के अंदर ही क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, सेकंड पॉइंट पे टकराई। तो सेकंड पॉइंट पे अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो अगेन लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस तरह क्या होता है, सरफेस पे टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होती है, और इस तरह रिफ्लेक्ट बैक होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और आपकी जो डाटा है आपका थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो ट्रांसमिट होता है एट द फास्टेस्ट स्पीड। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के फायदे क्या हैं, दे आर वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल वायर्स, एंड they can be used for fastest data transmission without any signal degradation. कोई डाटा लॉस नहीं होता इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रेवल कर रहा है ना, तो लाइट जो है फाइबर से बाहर आ ही नहीं पाती है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो जब फाइबर से बाहर लाइट आ ही नहीं पाती तो कोई डाटा लॉस नहीं होता, और सबसे मेन फायदा ये है कि दे कैरी हायर अमाउंट ऑफ डाटा, मोर इन्फॉर्मेशन, दे कैरी मोर इन्फॉर्मेशन देन दी ऑर्डिनरी कॉपर वायर। एक आम वायर के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। अगर हम मेडिकल फिजिक्स की रिस्पेक्ट से बात करें तो हम एंडोस्कोपी में इसे यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को। हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट इंटरिंग अ थिन लॉन्ग बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, सही है, एंड बाय इंटरिंग द लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर्स सर्जन्स कैन टेक अ लुक इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर का लुक लेते हैं सर्जन। उस पे कैमरा और आपके पास कह लें कि टॉर्च फिट होती है और ऑप्टिकल फाइबर के माउथ पे, और वो जैसे जैसे बॉडी के अंदर मूव करता रहता है, क्योंकि देखें फ्लेक्सिबल होता है ना, तो वो आपके कह लें ऑसोफेगस वगैरह के अंदर आसानी से मूव करता है विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और एनी हार्म, और वो मूव करता है, और सर्जन जो हैं वो बॉडी के कह लें कि अंदर का कह लें पूरा मुआयना करते हैं, दे आर लुकिंग इनसाइड द बॉडी। So at last, the refractive index, the last formula for calculating refractive index in the form of critical angle is n is equal to 1 over sine c. So this is the last formula for calculating refractive index, and this formula relates refractive index and critical angle with each other. So the last formula for calculating refractive index is n is equal to 1 over sine c. C is the critical angle.
So students, thank you for attending the lecture today, and inshallah I hope that you will learn a lot about reflection, refraction and total internal reflection, and I hope that this recorded video will also help you a lot to get a strong understanding about reflection, refraction and total internal reflection. So this is all for today. Students, kindly subscribe to my channel and spread my channel so that other students can also find this channel beneficial to themselves. फायदा हासिल करें students, they learn more from this channel. So thank you once again. I hope you will enjoy the lecture video. Allah Hafiz.